दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा, आदत हर खबर की। यहाँ पर खबर ये है कि मोदी और भागवत दोनों ही आपस में भिड़ रहे हैं। हालांकि खुल करके बड़े नेता हैं तो तस्वीर उतनी सामने नहीं आती है, लेकिन अब वो भी सामने आ रही है क्योंकि छिप नहीं पा रही है अंदर की बात। अंदर की बात ये है कि पिछले 10 सालों से जब से मोदी प्रधानमंत्री बने, शुरुआत के कुछ वक्त तक तो उन्होंने मोहन भागवत की बातों को माना और उन निर्देशों पर काम किया। लेकिन जब दूसरी बार वो सत्ता में आए तो फिर उसके बाद उन्होंने किराया करना शुरू कर दिया। और उन्होंने क्या किया कि अपने ही कुछ खास लोग आरएसएस में, उनके द्वारा आरएसएस की पूरी खबर लेते रहे, लेकिन मोहन भागवत के आदेशों को या उनके साथ काम करने से जो भी आपसी सहमति से काम होने थे उन सबको रोक दिया। कई जगह पर मोहन भागवत ने कई अपने खास लोगों को अपॉइंट करने की बात की, वो भी नहीं हुआ। उनको टिकट देने की बात की, वो भी नहीं हुआ। बहुत कुछ ऐसी परिस्थितियां रही जिसको लेकर मोहन भागवत धीरे धीरे करके बिफरते चले गए। और तस्वीर ये हुई कि अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के वक्त में, माफ कीजिएगा, मंदिर के जब बन गया था उस वक्त में वहां पर मोहन भागवत पहुंचे तो मोदी जी के पास कोई कोना नहीं रहा पकड़ने को कि आखिरकार मैं अपना फ्रेम इनके साथ शेयर कैसे कर दूं। तो ऐसी परिस्थिति में उस वक्त मोदी जी को ये झेलना पड़ा। और मोहन भागवत ने भी सीधे ना सही लेकिन इनडायरेक्टली ये बता दिया कि ये राम मंदिर तुम्हारी अपनी बपौती नहीं है, इसमें हमारा भी हिस्सा है। तो यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर लड़ाई खत्म नहीं है। भले ही हरियाणा महाराष्ट्र का चुनाव आ जाए, उसका परिणाम आ जाए, लेकिन यहाँ पर लड़ाई चुनाव की नहीं, चुनाव के बाद की है। यहाँ लड़ाई सत्ता की है। सत्ता पे वर्चस्व कितना किसका होगा इसकी है। हाल ही के दिनों में भागवत जी ने जो कुछ बोला वो सबने सुना। उसके बाद आरएसएस में दो टूक बातें होने लगी हैं साफ तौर पर, क्योंकि यहाँ पर दत्तात्रेय होसबोले की बात की जाए जो कि मोदी जी के खास आदमियों में सब गिने जाते हैं, क्योंकि जो भी कुछ वो कहते हैं वो मान लेते हैं, अपनी कोई बात सामने नहीं रखते हैं। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर सीपी राय जी साथ में जुड़ रहे हैं। उन्हीं के साथ हम इस बात को समझेंगे कि आखिरकार ये अंदर की बात क्या है। हालांकि मुझे पता है सर, आप अक्सर ये बात कहते हैं कि दोनों एक ही हैं। हाँ, दोनों एक हैं लोगों के लिए, लेकिन एक भी कभी कभी एक म्यान में दो तलवार एक म्यान में नहीं रह पाती हैं, क्योंकि उनको अपनी अपनी जगह चाहिए होती है। तो ये जगह की लड़ाई तो है ही ना सर। फिर विनीता, आप जो कह रही हैं निश्चित तौर पर आपके पास उसकी जानकारियां होंगी और आपके पास मैं देखता हूं कि बहुत सारे इनपुट होते हैं जो बाकी लोगों के पास नहीं होते हैं। और बहुत सी जानकारियां मैंने देखा अब तक कि वो बाकी मेन मीडिया के लोगों के पास भी नहीं होते, वो आपके पास होते हैं। लेकिन मेरा जो आरएसएस के बारे में अपना अध्ययन है वो अलग है। ये इनके सामने कई तरह के संकट हैं। हो सकता है कि आपस में कुछ मनमुटाव चल रहा हो, कुछ मुद्दों पर स्वार्थ की लड़ाई हो। जो आपने कहा कि कुछ पद देने की बात थी वो नहीं माने, आपने कहा कि कुछ लोगों की नियुक्तियों का था वो नहीं माने, इत्यादि इत्यादि। लेकिन आप ये देखो ना, मोदी जी ने जितने भी काम किए 370 से लेके और बाकी सारे काम, मंदिर इत्यादि जो भी कुछ कर रहे हैं वो तो आरएसएस का जो प्रोग्राम था वही पूरा कर रहे हैं। सारे एनआरसी से लेके और जितना कॉमन सिविल लॉ अगर एक बात हो रही है, वो जो आरएसएस लंबे समय से प्रोग्राम चला रहा है मोदी जी कर वही रहे हैं। दूसरा, मैं थोड़ा इसको अलग निगाह से देखता हूँ, आज फिर वही मेरी अपनी कहना होगा। दरअसल आरएसएस कई तरह के संकट में है। एक तरफ राहुल गांधी लगातार आरएसएस पर हमलावर है और सीधे सीधे हमला कर रहे हैं, उन्होंने एक भी दिन उस पर हमला करना नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ आपको नॉलेज काफी है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, दूसरे देशों में संसद के भीतर आरएसएस को लेकर सवाल उठने लगे हैं और वहां के संसद सदस्य लोग उठाते हैं सवाल कि अगर ये संगठन आतंकवादी हो गया, मुस्लिम लोग आतंकवादी थे तो उससे हमको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मुस्लिम लोग हमारे यहाँ उतना बैठे नहीं है। लेकिन हिंदू जो लोग हैं, ये पेंटागन से लेके उनके तमाम तंत्र में हर जगह बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर, बड़े महत्वपूर्ण जगहों पर बैठे हुए हैं, काफी महत्वपूर्ण है। पर कैपिटा इनकम में भी यहूदियों के बाद नंबर 2 हिंदुस्तानी लोग हैं वहां अमेरिका में। तो उन देशों में एक चिंता ये हो रही है। अच्छा, बीच बीच में जो मंदिर के सवाल को लेकर, गुरुद्वारे को सवाल को लेकर कनाडा वनाडा में आप देख रहे हैं जो लड़ाई झगड़े हुए हैं और हिंदू बहुत एग्रेसिव होकर वहां निकला है, तो उससे वहां की आवाम थोड़ी चौंक गई है और इसीलिए संसद में सवाल उठने लगे हैं। इनका जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन आरएसएस का, उसके लेखा जोखा की वहां पर जांच शुरू हो गई है, उनकी फंडिंग पर निगाह रखी जाने लगी है। तो होता क्या है कि जब ये सारे सवाल उठ रहे हैं तो आरएसएस पर क्वेश्चन मार्क लग गया है। आरएसएस के सामने अपनी विश्वसनीयता का सवाल है, जिंदा रहने का सवाल है, क्योंकि आरएसएस का मानना यह है कि कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं करना है, हमको लंबे समय तक इंतजार करना। पर गोलवलकर के सपने वाला भारत
जिसमें आरएसएस राज करेगा और संघ चालक उसके डिक्टेटर होंगे, वो बनाना है। उसके लिए उनको कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन उसके लिए जरूरी यह है हिटलर की तरह, मुसोलिनी की तरह, कि चेहरा थोड़ा साफ रखा जाए, लोग शुरू में ही चौंक ना जाए, बल्कि चुनाव के माध्यम से भले आया जाए, जनमत के माध्यम से आया जाए और फिर डिक्टेटरशिप लागू कर दी जाए। तो उनका ही इरादा है। तो अपना चेहरा साफ रखने के लिए, दुनिया का जो दबाव है उसको कम करने के लिए, ये भागवत के जो बयान होते हैं ये दरअसल पेशबंदी के बयान है। ऐसा कैसे हो सकता है कि भागवत अगर कह दे कल कि कल से मस्जिद में कोई मंदिर नहीं ढूंढेगा, तो आरएसएस का कोई कार्यकर्ता की हिम्मत नहीं सवाल उठा दे। ये तो आम कार्यकर्ता उठा रहे सवाल, जगह जगह के जिलों के आम कार्यकर्ता है। मोदी को छोड़ देते हैं, लेकिन निचले स्तर पर जो आरएसएस का आम कार्यकर्ता जो कट्टर है, जिसकी वजह से कट्टरता देश में पैदा हो रही है, वो कर ही नहीं सकता ऐसा कि भागवत कह दे कि ये काम नहीं करना तो कर दे वो। पिछली बार आपने देखा जब बनारस में ये सब हो रहा था और भागवत ने तब बयान दिया था कि हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढना कोई जरूरी नहीं है, तो अचानक वो चीजें बंद हो गई थी। उसके पहले भी एकाद इशू पे आपने देखा कि भागवत ने जो ही बयान दिया, अब आप तो आरएसएस में भी दो फूट, मतलब आरएसएस में भी फूट पड़ने की बात सामने आ रही है, वहां भी दो हिस्से, दो धड़े बट रहे हैं। मैं ऐसा मानने को अभी भी तैयार नहीं हूं। अगर वो बढ़ जाए तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। 2 हिस्से नहीं बल्कि वो 4 हिस्से में बढ़ जाए, 5 हिस्से में बढ़ जाए, तो मुझे और खुशी होगी। कम से कम उनका सच बाहर उजागर होगा। वो तो एक बहुत ही गोपनीय और रहस्यमय संस्था है, जिसका न तो रजिस्ट्रेशन है, न जिसकी मेंबरशिप है, न जिसका कोई रजिस्टर है कि उसका कौन मेंबर है कौन नहीं है। कोई अपराध करके और फिर उसके बाद जब नाम आता है तो मना कर देते हैं कि हमारे आरएसएस का मेंबर नहीं है। तो कम से कम इस सबसे मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा इनकी जो प्लानिंग है और आगे के क्या है, इनमें अगर फूट पड़ जाए तो वो सब सामने आने लगे और देश की जागरूक जनता को इनकी रहस्य, इनकी जानकारियां असल में मिल जाए, तो जनता कम से कम इनसे मुक्ति पा जाएगी। लेकिन मुझे अभी भी विनीता जी बिल्कुल ये भरोसा नहीं है कि आरएसएस में कोई फूट पड़ रही है या आरएसएस और मोदी अलग हो सकते हैं। इसमें हाँ, मोदी को अलग करके कोई नया चेहरा सामने ले आए। आरएसएस की अपनी इच्छा हो सकती है कि गडकरी जी को ले आए, किसी और को ला रहे हो, वो इच्छा हो सकती है कि मोदी जी वैसे भी फेल कर गए हैं पूरी तरह से। और घायल घोड़े पर कोई भी दाव नहीं लगाता। अगर कोई घायल घोड़ा है तो उसको युद्ध के मैदान में राजाओं के टाइम में गोली मार दी जाती थी, लेकिन राजनीति में घायल घोड़े पर कोई दाव नहीं लगाता, उससे किनारा कर लेता है। तो वो किनारा करने का तरीका तो आरएसएस का हो सकता है। वो धीरे धीरे उनको किनारे करके कोई नए घोड़े पालना चाहे, नए घोड़ों को आगे बढ़ाना चाहे, जिससे उसका जो इरादा है, उसकी जो दूरगामी सोच है अपने पाने की, क्या पाना है, उसको पूरा कर सके। उसके लिए उसको नए चेहरों की तलाश निश्चित तौर पर होगी, वो कर पा रहा होगा। तो ये लड़ाई तो हो सकती है, इसको मानने को तैयार हूं। 2 गुजरातियों से तो पूरी बीजेपी परेशान है, आरएसएस को छोड़ दीजिए, 2 गुजरातियों से बीजेपी देश परेशान है और बीजेपी परेशान है। उस परेशानी के कारण ये लोग उसमें अंदर विरोध अगर हो रहा है वो संभव है, लेकिन सरकार चली जाए, मोदी को हराने के चक्कर में सरकार चली जाए। आपने देखा हरियाणा में भी आरएसएस ने पूरा बढ़ चढ़ के काम किया, महाराष्ट्र में आरएसएस ने बढ़ चढ़ के काम किया। अफवाह उड़ाने से लेकर सारे कर्म जो ये करते हैं वो सारे कर्म इन्होंने किए, सब कुछ किया। ये सरकार जाने देने तक ये नहीं जाएंगे। बाकी अंदर की लड़ाई उनकी चलती रहेगी। आपकी जानकारी सही होगी कि उनकी लड़ाई इस स्तर पे आ चुकी हो, लेकिन आरएसएस की लड़ाई अगर इस स्तर पे आ चुकी है तो कोई बड़ा काम उनको नहीं है। एक इशारा उनको 10 बड़े नेताओं को कर देना है। क्या लगता है सर, मोदी जी के लिए सबसे बड़ा हर्डल यहाँ पर आरएसएस नहीं, आरएसएस तो मदद कर रही है, यहाँ पर मोहन भागवत बन रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कई वरिष्ठों को किनारे लगाए, तो उनके साथी हैं, बिल्कुल एक ही साल में पैदा हुए, एक महीने में पैदा हुए, कुछ ही दिनों का फर्क है दोनों में, और खुद मोदी जी रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो भागवत की तरफ भी वो कुछ ऐसा निशाना बना के काम कर सकते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता नहीं है। पहली बात तो आरएसएस का जो नियम है वो ये है कि उसका जो संघ चालक होता है वो खुद रिटायर होता है, उसको रिटायर नहीं किया जाता। वहां चुनाव का कोई सिस्टम नहीं है, वो खुद रिटायर होता है। और रिटायर होने से हटाया तो जा सकता है ना सर? नहीं हटाया जा सकता, राजनीति हटाया नहीं जा सकता। आरएसएस के नियम में वो है नहीं। संघ चालक आजीवन जब तक चाहे तब तक रहे, वो स्वयं अपने हटने की घोषणा करता है और साथ में एक लिफाफा बंद कर देता है कि उसके बाद संघ चालक कौन होगा, और फिर वही संघ चालक होता है। यही वहां की परंपरा अभी तक चली आ रही है। जी विनीता जी। जी सर, इसी परंपरा के साथ में यही तो मुश्किलें पैदा कर सकती हैं आगे यहाँ पर मोदी जी के जो उनके अपने खुद के टारगेट्स हैं उसको लेकर, और खासतौर से मुझे लगता है कि मोदी के अपने कोई टारगेट अब नहीं बचे हैं। मोदी अपना समय बिता रहे हैं, मोदी अपने समय को एंजॉय कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पद का उनको भी पता है कि अंतिम दौर चल रहा है, इसके बाद उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना है। और उन्होंने खुद जो एक लकीर खींची थी 75 साल के बाद कोई आदमी पद पर नहीं रहेगा, वो उनके आड़े आने वाला है। अब वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। जो देश वेश बच गए, जहां कोई कभी नहीं जाता था, उन देशों के दौरे कर रहे हैं।
और उनका और कोई इरादा नहीं है। उनको कोई मर्जी नहीं कि अमित शाह बने कि न बने, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये हो सकता है अमित शाह को बनाने के पीछे कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाइयां ना होने पाए, उससे वो बचाव कर सके। लेकिन राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। अमित शाह भी उनके उतने सगे साबित नहीं होंगे अगर कोई ऐसा मौका आएगा। जी वनीता जी। लेकिन सर यहाँ पर एक मैं आपसे एक जानकारी चाहती हूँ कि थोड़ा लोगों को ये भी पता लगेगा कि आरएसएस का, और खासतौर से अगर बात करें मोहन भागवत जी का, मोहन भागवत का आरएसएस मतलब मोदी के साथ और मोहन भागवत का अमित शाह के साथ, किसके साथ ज्यादा, अब तो यही कहेंगे कि रिश्ता खराब रहा है या रिश्ते अच्छे रहे हैं, कैसे देखा जाएगा? देखिए, अगर रिश्ते अच्छे नहीं रहे होते शुरू में तो मोदी जी प्रधानमंत्री ही नहीं बन पाए होते। रिश्ते अच्छे थे तभी वो प्रधानमंत्री बने। शुरुआत को आपको ध्यान होगा, हम लोगों ने जिसका विरोध किया था, सरकार बनने के बाद शुरू में आपको ध्यान होगा कि नरेंद्र मोदी जिस तरह एक कुर्सी पे बैठ के और सामने मंत्रियों की क्लास लगा रहे थे, सवाल पूछ रहे थे खड़े कर करके, उसी तरह की क्लास आरएसएस ने भी लगाई थी। आरएसएस के लोग दिल्ली में बैठ गए थे और एक एक मंत्री को बुला के क्लास लगा रहे थे। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी की भी क्लास लगाई उन्होंने। उस पर हम सब लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया था और आरएसएस मुक्त भारत का एक अभियान चला था जिसमें तमाम रिटायर्ड जज, डायन अधिकारी और तमाम लोग जुड़ गए थे। उस वक्त नोएडा के पास वाला वो जो कांड हो गया था, एक लड़का मारा गया था मीट के चक्कर में, उसके बाद का दादरी वाला मामला, और उसके बाद आरएसएस मुक्त भारत का एक हैशटैग आरएसएस मुक्त भारत ये चला था। उसके बाद आरएसएस ने वो खुलेआम क्लास लगाना बंद किया और फिर वो चुपचाप अपनी क्लास लेना शुरू किया। आज भी सारे वाइस चांसलर आरएसएस का पॉइंट हो रहे हैं, सारे एपीएस आरएसएस का पॉइंट हो रहे हैं, सारे पीआरओ आरएसएस का अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। तो हम कैसे माने कि आरएसएस के लोगों के काम नहीं हो रहे हैं? और कोई काम नेताओं के कहने पर नहीं हो रहा बीजेपी में, मंत्रियों के कुछ इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दीजिए, उनके कहने पर नहीं हो रहा है। लेकिन आरएसएस के इनके लोग जो बीजेपी में काम करते हैं उनके यहाँ चले जाइए, वो 2 घंटे में काम हो जाएगा। बस ये कोई धंधे से काम हो रहा है उनके यहाँ भी, वो भी कम्बल की आड़ में अपना सारे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ जाइए तुरंत काम हो जाएगा, मंत्री कहने का काम नहीं होगा। जी वनीता जी। यानी कि कुल मिला के सर आने वाले इस साल में काफी मुश्किलें जो हैं वो पैदा हो सकती है नरेंद्र मोदी के लिए, और यहाँ पर आरएसएस और बीजेपी के बीच में बड़ा द्वंद्व भी दिख सकता है पॉलिटिकल। नरेंद्र मोदी का सारा दाव उल्टा पड़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का कोई दाव सीधा नहीं पड़ रहा, जो भी कुछ कर रहे हैं उनका उल्टा पड़ता जा रहा है। आज ही आप देख लीजिए मनमोहन सिंह के मामले में, मनमोहन सिंह के मामले में उन्होंने 2 गज जमीन उनको मुहैया नहीं कराई, जबकि कांग्रेस ने कहा कि आप राजीव गांधी या इंदिरा गांधी की जो समाधि है आप चाहे तो उसमें से जमीन लेकर के दे दीजिए। उसके बाद उन्होंने दिया निगम बोध घाट पर, जो कि परंपरा नहीं है प्रधानमंत्रियों के लिए, उनका अंतिम संस्कार कराया, और उसके बाद पूरे देश से उनके खिलाफ विरोध शुरू हो गया। पूरी दुनिया से मनमोहन सिंह को लोगों ने याद करना शुरू कर दिया और अच्छी तरह श्रद्धांजलि दी, उनको अच्छी तरह याद किया। यहाँ तक कि पाकिस्तान में उनको याद किया गया, वहां कार्यक्रम हुआ, और पाकिस्तान में यहाँ तक कहा गया है कि मनमोहन सिंह के नाम पर वहां पर एक कॉलेज खोला जाएगा। ऐसे में फिर बाद में जब दबाव बहुत माहौल हुआ, तब एक सरकार की तरफ से एक जारी हुआ लेटर कि नहीं, हम लोग अभी ट्रस्ट नहीं बन पाया, हम कोई जमीन ढूंढ रहे हैं और जमीन ढूंढ करके हम उनका स्मारक भी बनाएंगे और ट्रस्ट भी बनाएंगे। तब उन्होंने लीपापोती की है। तो अभी सारी चीजें मोदी जी के खिलाफ चली जा रही हैं। जी वनीता जी सर, यानी कि कुल मिलाकर के अभी बहुत सारी अव्यवस्था जो है वो देखने को मिल रही है इसमें इस बार। वनीता ये देखो, मैं लखनऊ में बैठा हूँ, राजधानी है जी। योगी जी बड़े बड़े दावे करते हैं, यहाँ रोज कहीं डकैती पड़ती है, कहीं बलात्कार होता है, कहीं हत्या होती है, कहीं लूट होती है, रोजाना हो रहा है। कल ही यहाँ मेरे घर के बगल में मॉल है, उसके ऊपर वहां पर सामने रात को बहुत देर तक गोलियां चलती रही। तो कहाँ है कानून ऑर्डर? जी, बलात्कार, हत्या, महिलाओं पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। मेरे बगल में फैजाबाद है, जिसको अयोध्या कहते हैं, वहां पर एक गुप्ता परिवार हिंदू है, विशुद्ध हिंदू, कट्टर भाजपाई, उसने बीजेपी के नेताओं के द्वारा प्लॉटिंग करने पर एक प्लॉट खरीदा। उस प्लॉट पर सारी जो क्लियरेंस लेनी थी वो लिया, उसमें विकास प्राधिकरण से उसका नक्शा पास कराया, और नक्शा पास कराने के बाद उसने 1 मंजिल अपना घर बना लिया। तुरंत योगी जी का बुलडोजर पहुंचता है और उसका 1 मंजिल बना हुआ घर उसका गिरा दिया जाता है, उसका ढा दिया जाता है। एक हिंदू के साथ भी ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो ये लोग, अब इस वक्त महंगाई चरम पर है, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। जब बेरोजगारी होगी तो उसमें अपराध भी बढ़ेंगे, उस तरह के अपराध बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जब महंगाई बढ़ेगी तो अपराध बढ़ेंगे। तो ये कोई भी चीज कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। चीन के साथ आपने देख ही लिया, चीन 1 इंच जमीन हमको छोड़ने को तैयार नहीं है। इन्होंने जो दावे किए तो टाइट फिश निकल गए। पैसे के बारे में कहते थे कि सरकार की, प्रधानमंत्री की उम्र में और पैसे में कंपटीशन चल रहा है, और सरकार में और रुपए में ये चल रहा है कि कितना ज्यादा नीचे कौन ज्यादा गिरेगा, कितनी जल्दी गिरेगा, क्या क्या बयान ये दिया करते थे। और आज डॉलर किस परिस्थिति पहुंच गया, रुपया कितने पाताल में चला गया है।
तो हर जगह से पूरी तरह फेल हो गए और उनको भी मालूम है कि वो फेल हो गए। उनको पता है कि कल को सरकार गिर जाए तो जेल चले जाएंगे। बिहार की परिस्थितियों पे आपकी निगाह होगी। बिहार में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, ऊपर वाला करे कि वो डेवलपमेंट सही साबित हो और चंद दिनों में हमको कुछ वहां से अच्छी खबर सुनने को मिले और तेजस्वी यादव और उनका जो प्रयास है वो कुछ सफल साबित हो, तो फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये साल मुझे लगता है बड़ा राजनीतिक संघर्ष का भी आगे निकलने वाला है, लेकिन फिलहाल जो द्वंद्व शुरू हो चुके हैं अभी तो उसमें ही बहुत कुछ कहानी बाकी है, वो शायद पूरी हो जाएंगी। ये तस्वीरें ऐसी दिख रही है क्योंकि ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ऐसी गतिविधियां अपनी घटना करते करते एक दिन अंजाम तक पहुंचती हैं, वो सामने देखने को मिलेगा। बहुत बहुत अगर आपकी बात सही है कि आरएसएस में झगड़ा हो रहा, आरएसएस तो 2 फाड़ हो गया है, तो ये इस देश के लिए बहुत सुखद समाचार है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपकी बात सही साबित हो जाए। सर हम सिर्फ घटना दे सकते हैं, क्या सुखद और दुखद है तो जनता जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।